तो स्वागत है आपका बजिंग स्टॉक्स में भी। अब बजिंग स्टॉक्स में हम चर्चा करेंगे कि आज कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें दमखम देखने को मिल रहा है, या कौन से ऐसे स्टॉक्स थे पीछे जिनको थोड़ा नज़र बना के रखनी चाहिए और आगे इनकी चाल कितनी बेहतर रह सकती है। तो उनकी क्या क्या खबरें हैं, किस वजह से चल रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एक एक करके मैं हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हुई हैं मैम रचना वैद्य जी, उनके सामने वो रखूंगा और फिर उन पर उनका व्यू जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला बजिंग स्टॉक जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है सुजलॉन एनर्जी। तो पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इस पर दे दूं। सुजलॉन में एक ब्लॉक डील हुई है 19.81 करोड़ शेयरों के ऊपर। तकरीबन 1.45% हिस्सा इसमें ब्लॉक डील के ज़रिए सेल किया जा रहा है और तकरीबन 66 रुपये प्रति शेयर के दाम पर करीबन 1309 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है। तांती फैमिली की ओर से 20 करोड़ शेयर बेचने की खबर सामने आ रही है और आगे शेयरों की बिकवाली पर 180 दिनों का लॉक इन पीरियड इसमें रखा रहेगा। मार्च तक प्रमोटर्स के पास इसमें कंपनी का 13.25% हिस्सा रखा है। तो कुल मिलाकर बाज़ार में सुजलॉन का नाम वैसे भी काफ़ी रहता है, एनर्जी स्टॉक है, काफ़ी इस पे लोग बुलिश रहते हैं। फ़िलहाल इसमें ये खबर आ रही है, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर कैसा पड़ रहा है ये अब हम मैम से समझने की कोशिश करते हैं। मैम, सुजलॉन एनर्जी आपको कैसा दिख रहा है और क्या बाज़ार में इस समय इसका बज़ दिखाई दे रहा है आपको? पुल बैक दे रहा है और मेरे हिसाब से ये पुल बैक थोड़ा और गहरा भी सकता है। अभी हम 67 के आसपास बैठे हैं, हम 58 तक भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो लॉन्गर टर्म में दिस कुड बी डूइंग वेल, लेकिन नियर टर्म में देयर कुड बी सम ट्रबल। अगर ये नियर टर्म के ट्रबल को या तो आप डाइजेस्ट कर लें या तो ये ट्रबल को और थोड़ा गहराने दें, उसके बाद ही एंट्री करें। और 57 के आसपास ऐसे लगाए तो आपकी जर्नी यहाँ पे एक बन सकती है पॉजिटिव साइड पे विद पासिंग टाइम एंड विद पेशेंस। इस काउंटर को हम दोबारा से जो इसके रीसेंट हाई से करीब करीब 85 के आसपास वहां पे जाते हुए देख सकते हैं। बट फॉर नियर टर्म देयर इज अ पेन। जी, तो फॉर नियर टर्म देयर इज़ अ पेन, लेकिन हाँ, आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले बजिंग स्टॉक की बात। एक्चुअली ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं है, पूरे सेक्टर की बात करने वाला हूँ मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस फिलहाल ज़ोरदार हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। क्या कुछ मैं एक बार थोड़ा बोल दूं आपको। देखिए, चुनिंदा डिफेंस शेयरों में दूसरे दिन मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जैसे कोचिंग शिपयार्ड में 3% से ज़्यादा की गिरावट है। डेटा पैटर्न्स की बात करें, ये भी करीब 3% लुढ़के हैं और पारस डिफेंस में करीब 2% गिरावट है। नया एमओयू साइन करने में जीआरएसई में करीब 0.5% की बढ़त है। यानी बाकी अगर छोड़ दें तो एक ही नाम है जीआरएसई जिसमें थोड़ी बढ़त दिख रही है, बाकी कोचिंग हो, डेटा पैटर्न हो या फिर पारस डिफेंस हो, इसमें थोड़ी हल्की गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन डिफेंस सेक्टर हमेशा बुलिश रहता है। फिलहाल ऐसे हालात कैसे बदल रहे हैं या क्या कुछ इसमें हलचल दिख रही है? मैम, आपको डिफेंस सेक्टर स्पेसिफिकली ये स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं और क्या आगे चाल बनती नजर आ रही है डिफेंस सेक्टर में? जी, डिफेंस एज अ सेक्टर तो बहुत सारे सालों से फ्लेवर ऑफ द सीजन रहा है और आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। बट सी, नियर टर्म में जैसे जैसे न्यूज वगैरह इवेंट्स वगैरह बनते रहते हैं तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है। जैसे पिछले 2 दिन से एकदम से मार्केट का ध्यान, अटेंशन, पैसा, फंड फ्लो सब कुछ जो है फाइनेंशियल्स की तरफ गया है। तो ऐसे केसेस में पुल बैक्स आते हैं उन सेक्टर्स में भी जो वैसे बड़े स्ट्रांग बन के बैठे हो। दैट कुड बी द थिंग हैपनिंग विद डिफेंस एज ऑफ नाउ। शुक्रवार से यहाँ पे नेगेटिव प्राइस मूवमेंट देखने को मिली है और सारा मार्केट का जो टॉप मूवर्स रहे हैं, एफएनओ में देखो, नॉन एफएनओ में देखो, वो सारे फाइनेंशियल से नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज दिखाई दी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे नियर टर्म में थोड़ा पुल बैक आ सकता है। थोड़ा सा ओवर स्ट्रेचिंग भी था इस सेक्टर में एज अ सेक्टर, और इंडिविजुअल काउंटर तो बहुत ही कॉस्टली है। तो उस हिसाब से देखे तो थोड़ा पुल बैक बनता भी था। और शायद ये और सेक्टरली हम लोअर लेवल पे 8700 की तरफ भी जा सकते हैं। अभी हम 8900 के आसपास है सेक्टरली। तो थोड़ी और पुल बैक यहाँ पे बन सकती है, which could be giving buying opportunities to those people who have missed the move and are looking for an entry from a safer level. तो लॉन्गर टू मीडियम टर्म के हिसाब से, मीडियम टू लॉन्गर टर्म के हिसाब से सब सही है। नियर टर्म में थोड़ा पेन होगा
और वो रहेगा, क्योंकि आजकल मार्केट का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ बटा हुआ है। जी बिल्कुल। तो डिफेंस सेक्टर वैसे हमेशा बज़ में रहता है, लेकिन कुछ देर का या कुछ समय का पेन इसमें आपको ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन डिफेंस कभी निराश करने वाला सेक्टर नहीं रहा है। खैर, बढ़ते हैं हमारे अगले डिफेंस माफ़ कीजिएगा, अगले बजिंग स्टॉक की ओर। और अगला बजिंग स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये मैं आपको बता दूं, ये कंपनी फ़िलहाल मजबूत हाथों में है, और क्यों है मैं आगे आपको बताऊंगा। 11 जून को बोर्ड बैठक होगी, डिविडेंड पर इन पर विचार होना है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला या दूसरी बार हो, इसमें अगस्त 2024 में 19 रुपये का डिविडेंड दिया गया था इससे पहले। अब ये दोबारा देने पर विचार हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी कह रहा था कि मजबूत हाथों में है, तो 91.3% हिस्सा मजबूत हाथों में है। किसके हाथ में? 63.42% वेदांता के, और 27.92% हिस्सा सरकार के पास है। तो कंपनी दमदार है, लेकिन कितनी दमदार है इस पर मैम से राय लेते हैं। मैम, हिंदुस्तान जिंक आपको कैसी लग रही है, और क्या ये बजिंग स्टॉक लोगों के निवेश करने के हिसाब से बज कर रहा है? सी मेरे हिसाब से दिस इज लुकिंग गुड, एंड जैसे बहुत सारे मेटल के दूसरे काउंटर्स भी अच्छे हैं, ऐसे ये तो बहुत ही बढ़िया, ज्यादा ज्यादा बढ़िया इनफैक्ट। और 525 के आसपास ये बैठा हुआ है। जब तक ये 450 के ऊपर रहता है तो डिप, एवरी डिप पे इसको बाय कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन डिप्स पे करें एक्यूमुलेट, चेज ना करें। और यहाँ से जहाँ पे आज वो जाके रुका है 525 के आसपास, वहां से पुल बैक की पॉसिबिलिटी दी है। अगर पुल बैक देगा तो आपको अच्छे बेटर प्राइसेस पे हल्के से लोअर लेवल पे एंट्री भी दे सकता है। 450 के ऊपर जब तक ये बना रहेगा तब तक चांसेस है कि आने वाले टाइम में हमें 700 प्लस के नंबर्स दिखाए, एंड लॉन्गर टर्म में इवन 750 800 की तरफ जाता हुआ हम इसको देख सकते हैं। जी, तो अब अगले बजिंग स्टॉक की बात करते हैं। अगला बजिंग स्टॉक है बजाज फिनेंस। इस पे अभी हम अपने लाइव के दौरान लोगों के सवाल के दौरान भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा और इसमें विस्तार से समझेंगे। बजाज फिनेंस पर पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, शेयर जो है इसने रिकॉर्ड हाई टच किया है 9,788 का। और फिलहाल बोनस और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 16 जून तय की गई है। एक पे एक बोनस और 1 पे 5 स्टॉक स्प्लिट की घोषणा हुई है। और क्वार्टर 4 के नतीजों के साथ इसमें बोनस और स्टॉक जो स्प्लिट होने हैं उनकी घोषणा की गई है। तो फिलहाल बजाज फिनेंस पर ये खबर है। अब मैम, आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है? क्या इसमें कुछ बज़ दिखाई दे रहा है आगे के लिहाज से? सी ये तो बिल्कुल ब्लू आइड बॉय है मार्केट का। और यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस की या उसकी कोई स्टॉक प्राइसेस में वो परफॉर्मेंस की कंपनी के परफॉर्मेंस पे कभी कोई मतलब शक करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं रही है। और परफॉर्मर है और परफॉर्मर रहना चाहिए आगे जाके भी। और इसकी जो ये स्टॉक स्प्लिट की, बोनसेस की, इन सब की जो न्यूज है उसके हिसाब से भी बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। जहाँ पे आपकी क्वांटिटी काफी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऑब्वियसली विथ लोअर प्राइस। बट एक एक अमाउंट के साथ अगर आप इसमें शुरू करते हैं तो आपका अच्छा खासा क्वांटम बन जाता है विथ ऑल द कॉर्पोरेट एक्शंस वंस दोस एक्शंस गेट फैक्टर्ड इन। और जब तक ये 9,000 के ऊपर है तो यहाँ पे चांसेस है कि हम आने वाले टाइम में इसको 5 डिजिट का भी होते हुए देख सकते थे अगर ये कॉर्पोरेट एक्शन नहीं होती तो। with the action being played out as it plays out on the given dates, यहाँ पे चार्ट का सेटअप दोबारा से with the new formation on the chart पॉजिटिव ही बनना चाहिए। और जो भी आपके प्राइजेस वहां पे बनेंगे आफ्टर द कॉर्पोरेट एक्शन, वहां से आप अगर 5% का भी एसएल लगा के अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में इवन फ्रॉम अ 6 मंथ्स पर्सपेक्टिव 25 to 30% का रिटर्न्स ये काउंटर दे दे तो सरप्राइजिंग बात नहीं रहेगी। जी, आ, अगले बजिंग स्टॉक की बात करते हैं, विच इज़ HDFC बैंक। इनफैक्ट इस पर तो आप चर्चा सुन रहे होंगे 1-2 दिन से। और चर्चा क्यों है? क्योंकि थोड़ा कुछ मामला सामने आया है फ्रॉड को लेकर, और लीलावती ट्रस्ट से जुड़ा कुछ मामला है। तो मैं एक बार थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, फिर मैम से इस पर उनका व्यू लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मेहता फैमिली ने बैंक के CEO के खिलाफ FIR दर्ज कराई है इस मामले में। और लीलावती ट्रस्ट ने CEO को पर जो है फ्रॉड का आरोप लगाया है। लीलावती ट्रस्ट की CEO को सस्पेंड करने की मांग भी की जा रही है। बैंक ने इन आरोपों को हालांकि झूठा बताया है,
और बेईमान जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ ये कहा जा रहा है कि भाई सीईओ जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा बैंक कह रहा है। अब पूरा मामला क्या है वो आप न्यूज़ और अखबार के ज़रिए जानकारी ले रहे होंगे, लेकिन मैम एचडीएफसी बैंक में इस खबर का असर क्या दिख रहा है? क्या ये बज़ इसके अंदर दिखाई दे रहा है? आगे लोगों को इसके अंदर कैसा नज़रिया बनाए रखना चाहिए? आपको क्या लग रहा है एचडीएफसी बैंक को लेकर? कि अगर इस न्यूज के चलते आज इस काउंटर ने गिरना होता तो वो बहुत ज्यादा गिर चुका होता। और जी अगर मार्केट उस बात को दिल पे लगा लेती है तो वो ऐसे माइनर एक रेड कैंडल करके रुक के खड़ी नहीं रहती। वो बैक टू बैक रेड बार्स दिखा के कहीं हॉल्ट ना करे, इस तरीके का फॉल दिखाती है। पर ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। जो आज हल्की सी कंसोलिडेशन है इसमें, वो तो दूसरे काउंटर्स में भी है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से देयर इज नॉट मच बीइंग प्लेड आउट ऑन द स्टॉक बिकॉज ऑफ द न्यूज। और आगे जाके इसका जो स्ट्रेंथ है वो ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए वंस दिस न्यूज डाइज डाउन इन द कमिंग टाइम्स, एंड होपफुली इट शुड डाई डाउन। एंड ये आने वाले टाइम में हमें 2000 क्रॉस करके 2050 और 80 की तरफ जाता हुआ हमें 2 to 3 मंथ्स के अंदर नजर आना चाहिए। जी, अब आज का एक आखिरी बजिंग स्टॉक ले लेते हैं विच इज़ इरिडा। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं लाइव के दौरान लोगों के सवाल लेते हुए, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको थोड़ी सी जानकारी इस पर दे देता हूँ, फिर इस पर मैम का इनपुट लेंगे। इरिडा मैं आपको बता दूं QIP इशू के बाद शेयर में खरीदारी लौटती दिखी है और QIP से करीब 5,000 करोड़ तक जुटाने की योजना थी कंपनी की, और 173.83 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। QIP का फ्लोर प्राइस रहा है ये, और इरिडा 5% ऊपर है आज, ये भी आपको बता दूं। तो मतलब ये जो है शेयर, इसमें बस दिखाई दे रहा है। अब मैम को क्या लग रहा है इस स्टॉक को देखे, और आगे क्या नज़रिया क्या रहेगा वो समझते हैं मैम से। मैम, आपको इरिडा में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? चर्चा वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल की इस खबर के अनुसार, क्योंकि ये चढ़ता दिखा है, अभी कैसा दिखाई दे रहा है करंट प्राइस के अनुसार, और आगे क्या हलचल महसूस कर रही हैं आप इसमें? इसमें जैसे हमने पहले भी बताया, इसमें ब्रेकआउट आया हुआ है। मेरे हिसाब से आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ये काउंटर हमें जल्दी ही 200 को क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए। एंड ये जहां से ब्रेकआउट हुआ है उसके आसपास थोड़ी सी बुल्स एंड बेयर्स की फाइट होती भी है। तो फाइनली इट शुड ऑल मेल्ट ऑन द अपसाइड, एंड दिस शुड शो अस लेवल्स ऑफ 200 प्लस इन द कमिंग 1 to 2 months of time itself.